EMI2 AC। यहाँ पर इस लूप को यदि रोटेट कर रहे हैं एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, यदि ऐसे हम इन्हें रोटेट करें, रोटेट करने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन चेक करो। ऐसे ये लूप को आपने रोटेट किया। यदि लूप के बारे में कहा जाए कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न है n, नंबर ऑफ टर्न है n, then number of turn, A area of loop, B magnetic field, omega angular velocity, तो देखिए जब ये रोटेशन होगा तो शुरू में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इक्वल्स टू 0। एरिया जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। और अब देखते हैं एट टी, जो आप फ्लक्स देखेंगे ये हो जाएगा एन बी डॉट ए, एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर गया, यदि लूप रोटेट कर गया तो उसका जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल वो भी मूव करेगा। तो थीटा टी टाइम में कितना रोटेट कर गया लूप? ओमेगा टी। तो वही एंगल हो जाएगा बी और एरिया वेक्टर के बीच। हम लोगों ने जब ये फ्लक्स देखा तो फ्लक्स देखने के बाद हमें याद आया कि ईएमएफ लिख करते थे -, तो ये जो वैल्यू ये आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो ईएमएफ आया इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ईएमएफ होता है ना, इस ईएमएफ की खासियत क्या है? ये टाइम के साथ अपना वैल्यू बदल रहा है। तो इस ईएमएफ के लिए आप टर्म यूज कर लेते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ ये जो आपने लिखा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट क्या है? एन बी ए ओमेगा के बराबर है। तो ऐसा जो ईएमएफ होता है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाता है। और ऐसे सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं और ऐसे उसके भीतर साइन कर्व बना देते हैं। ये आपको कहलाता है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सोर्स ऑफ EMI2 AC। EMI और AC के बीच में अभी आप हैं, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF यदि कोई है तो उसको इस तरह के सिंबल से दिखाते हैं। एक डब्बा लेते हैं, उसमें साइन कर्व बना देते हैं, इसका मतलब है कि वो बदल रहा होगा, उसकी पोलैरिटी बदल रही होगी बार बार, क्योंकि डायरेक्शन एक बार इधर प्लस दिखता है, कुछ देर बाद उधर माइनस दिख रहा होता है। तो यदि किसी लूप को जो मेटेलिक वायर का बना है किसी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट कर दें तो उस लूप्स में ईएमएफ जो बनेगा वो ईएमएफ बार बार अपना डायरेक्शन बदल रहा होगा, इसलिए उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यदि मुझसे कोई ये पूछ ले कि अरे यार छूट गया, नोट कर, साइन कर बनाओ जल्दी, ई और टी लिख दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट के लिए एन बी ए ओमेगा, ई नॉट के लिए एन बी ए ओमेगा भी लिख लो। अल्टरनेटिंग ईएमएफ
आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और इसको इस सोर्स से अटैच कर दिया। तो यहाँ ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आई कितना लिखेंगे आप, आई इक्वल्स टू ई बाई आर, और तो कुछ आप जानते ही नहीं है। ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, आई इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आई नॉट हो गया ई नॉट बाई आर, एंड there is no phase difference between E and I. I equals to I naught sine omega t is called alternating current. AC. ये जो आपने अभी देखा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे हम कह देते हैं AC। और इनका भी यदि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये ग्राफ कैसा दिख जाएगा, साइन का ग्राफ कैसा था, जनरेटर से जो करंट हमें मिलेगा वो ऐसा ही होगा। जनरेटर जो घर में हम लगवाए तो वो यही करंट देगा। बैटरी से क्या करंट का डायरेक्शन बदलेगा, इसमें अभी कुछ देर इधर प्लस है इधर माइनस है, बाद में इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। इसमें करंट पहले ऐसे दिखेगा फिर ऐसे दिखेगा। तो ये हमारे हाँ इसमें वही, हाँ ये यहाँ भी बदल रहा है, लेकिन रोटेशन नहीं बदले इसके लिए जो मोटर बनाया जाता है इसके भीतर, वो मोटर में स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। तो मोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ लो, पता चल जाएगा, क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा उस कहानी के बाद इस जगह आता है एवरेज वर्ड, एवरेज करंट। एवरेज करंट जब भी कहा जाता है तो हम ये फॉर्मूला ध्यान रखें, टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज आई डी टी अपॉन डी टी, इसे बंद कर देना, आई डी टी अपॉन डी टी। अब ये एवरेज जो होगा आप कहते हैं जनरली टर्म यूज होगा एवरेज करंट इन वन साइकिल। एवरेज करंट इन वन साइकिल, तो आई डी टी एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड 0 से t, तो 0 से t। तो आप ऊपर जो लिख रहे होगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t, और नीचे तो आ गया t, आई नॉट साइन बदल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से t बाय ओमेगा, आई नॉट बाय ओमेगा। अच्छा एक टी छूट गया, टी, और ये कॉस 0 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा टी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों ने देखा कि एवरेज करंट का जो है हाल ये आ गया 0। हाँ बहुत बढ़िया, ये लिखो 2 पाई बाई टी, अब हो गया 1, कॉस 2 पाई तो पता होगा 1 होता है, ठीक ना। हाँ अब लिख लो, तो ओमेगा के बदले क्या लाएंगे 2 पाई बाई टी, टी टी कट गया, 2 पाई कॉस 2 पाई क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। इसका सोचने का दूसरा रास्ता देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक साइकिल,
ये आई है और ये टी है। एक साइकिल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर टी, तो y dx जो होता है वो होता है एरिया, तो आई डी टी जो होगा वो होगा एरिया। तो एरिया की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ प्लस एरिया है, यहाँ माइनस एरिया है, तो एरिया जो होगा वो टोटल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0, एरिया हो जाएगा 0, तो आई एवरेज भी क्या हो जाएगा 0। तो एक साइकिल का जो एवरेज करंट हम देखेंगे वो 0 हो जाएगा। अब कोई शपथ ग्रहण तो किया नहीं है, एक साइकिल का ही निकालेंगे। जनरली चर्चा होता है यही, जनरली यदि एवरेज कह रहा है तो अकल लगाए बिना एक साइकिल दिमाग में लाना। लेकिन यदि स्पेसिफिक हो गया कि if I equals to I naught sin omega t, then find I average for हाफ साइकिल, और उसमें भी खास करके कह दिया t0 to t/2। तो यदि ऐसा आ रहा है तो आपके पास तो फॉर्मूला है ही, आई एवरेज जो हाफ साइकिल का देखेंगे, हाफ साइकिल ये 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt बाई 0 से t/2 dt। तो ऊपर कितना हो गया आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t/2, और नीचे भी आ गया t/2, 2 आई नॉट बाई टी ओमेगा, और कॉस 0 माइनस कॉस ओमेगा के बदले 2π/t इंटू t/2। अब चेक करो ध्यान से देखो, ये आ गया ऊपर में 2, 4 आई नॉट बाई टी इंटू 2π/t, तो 2 आई नॉट बाई पाई आ गया। ये डाटा जो है आप याद ही रखें तो बेहतर। क्या याद रखें, तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल वो याद रखना ठीक रहेगा 2 आई नॉट बाई पाई, नीचे भी एक 2 आएगा ना, ठीक है। और आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, हाफ साइकिल का काम तमाम कर दिया, तो क्वार्टर सर्किल का भी चल सकता है काम। तो चलो कैलकुलेट करो जल्दी बताओ। if I equals to I naught sin omega t, then find I average for quarter cycle t equals to 0 to t/4। तो सॉल्व करते वक्त देखते हैं I dt I average for quarter cycle ये हो जाएगा, इसका जब वैल्यू लिख रहे होंगे आई डी टी 0 से t/4 अपॉन 0 से t/4 dt, यहां से हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी dt 0 से t/4, नीचे t/4, अगले स्टेप में आ जाएगा 4 आई नॉट बाई टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और 0 से t/4, 4 आई नॉट बाई टी ऊपर ये साथ में ओमेगा कॉस 0 माइनस कॉस 2π/t इंटू t/4, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर तो 4 है, 4 आई नॉट अपॉन टी इंटू, कुछ मिस कर रहा है क्या, t/4 वाला तो ठीक ही ठाक लिया है, नीचे जो t/4 आया है उसका बाई 2π/t
साथ में 1 माइनस 0 आ गया। चेक कर लो यार, कुछ मिस कर रहा है। कुछ तो गलती है सर, एरिया हाँ तो कुछ गलती है तो पिछले वाले पे वापस चलो, पिछले वाले को चेक कर लो एक बार। तो 0 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t/2, नीचे t/2, ठीक है। ओमेगा भी आया, ऊपर आ गया 2 आई नॉट बाई टी, और ऊपर हो जाएगा 2 to 4 आई नॉट बाई टी, ओमेगा ओमेगा 2 पाई बाई टी हो गया, 2 आई बाई पाई हो गया, 2 आई नॉट बाई पाई। ये वाला तो ठीक लग रहा है। अगले वाले पे फिर से वापस आओ। आई नॉट साइन ओमेगा टी, t/4 तक के लिए देख रहे हैं। तो 2 पाई बाई टी, टी कैंसिल आउट हो गया, 2 आई नॉट बाई पाई। अरे कुछ मिस कर रहा है तो बताओ यार तुम लोग भी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। रिजल्ट तो सर आता है ना चाहिए, तो याद बुक उठा के रट मारना। दोनों एक जैसे हो कि अलग अलग हो तो कैलकुलेशन चेक कर लो, नहीं तो बुक में देख लो रिजल्ट, याद कर जाओ, टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर बारी क्या आता है कि जैसे आप कहते हैं एवरेज करंट, तो एवरेज कहने का मतलब होता है जनरली एवरेज करंट फॉर 1 साइकिल, और ये हमने देखा है 0। तब ऐसे सिचुएशन में याद आता है IRMS, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। IRMS जो है जब भी हम सोचेंगे तो किसका करना है, पहले स्क्वायर करना है, उसका मीन लेना है और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देना है। क्या करना है, मीन लेना है और फिर स्क्वायर रूट कर देना है, फिर स्क्वायर रूट कर देना। क्या क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ किसका, मीन ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ करंट। तो स्क्वायर ऑफ करंट के मीन का स्क्वायर रूट ले लो, तुम्हारे पास IRMS आ गया। सॉल्व करके देख लो, ये आ गया I नॉट बाई √2, IRMS आ गया। उसी तरह देखेंगे यदि when I equals to I नॉट sin ओमेगा टी, उसी तरह देखेंगे similarly if V equals to V नॉट sin ओमेगा टी, then V एवरेज हो जाएगा 0 एंड VRMS हो जाएगा V नॉट बाय √2, VRMS हो जाएगा V नॉट बाई √2। तो आज से ये 2 डाटा और आप याद कर जाओ कि एवरेज वैल्यू चूंकि एक साइकिल का 0 था तो हमने उस जैसा कोई टर्म और ढूंढा। तो हमने टर्म ढूंढते वक्त क्या किया कि पहले स्क्वायर कर दिया जिससे प्लस माइनस का लफड़ा खत्म हो जाए, फिर एवरेज ले लिया, फिर स्क्वायर रूट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और समझ लो, देखेंगे एक मिनट सर, एक मिनट पीछे करना। हाँ if V equals to V नॉट sin ओमेगा t, then V average 0 और VRMS V नॉट by √2। सर हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। आप ध्यान दीजिएगा एक कंसेप्ट की तरह, यहाँ या फॉर्मूले की तरह कि इफ तुम पीछे डेरिवेशन में मत अकल लगाओ, मैथमेटिक्स तो अच्छा है कर लोगे, वो तुमसे नहीं काम आएगा। काम आ रहा है कि रिजल्ट जो है वो तुम्हें याद रखना है। इफ
I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी। तब क्या करोगे? देन IRMS जो लिख रहा हूं ध्यान से देखना, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। सर ऐसे क्यों? तो ध्यान से सुनो कि यदि केवल I1 होता, यदि I2 0 होता तो IRMS क्या हो जाना चाहिए था? I1 के बराबर, क्योंकि वो कांस्टेंट करंट होता तो RMS वही होता जो एवरेज होता। और यदि I1 0 होता तो IRMS को क्या होना चाहिए था? I0 बाई रूट 2, I2 बाई रूट 2। I2 बाई रूट 2 के लिए वो I2 बाई रूट 2 आप उसको बगल में देख रहे हो। I1 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर अलग है, लिखने में यदि आपको गड़बड़ लगे तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि ये I1 स्क्वायर अलग लिखिए, दूसरा वाला टुकड़ा I2 स्क्वायर बाई 2। यदि आपके सामने ऐसा आ जाता, इफ I इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी और ये I2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, याद करो क्या यहाँ पर इनको कंबाइन करने का कोई रास्ता याद है आपको? सुपरपोजिशन ऑफ SHM, सुपरपोजिशन ऑफ SHM। देन IRMS हो जाता अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस I1 I2 cos 5। याद करिए सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट करंट का एम्पलीट्यूड आता अपॉन रूट 2, रिजल्टेंट करंट का एम्पलीट्यूड आता अपॉन रूट 2। ये हो जाता इस कंडीशन में IRMS। एक एग्जांपल में आप इसे अप्लाई करके देख लीजिए। I दिया गया है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। आपको IRMS बताना है। IRMS कितना हो जाएगा? तो आप देखिए IRMS हो जाएगा 5 बाई रूट 2। 3 और 4 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, क्योंकि वो कॉस है तो साइन से कितने का फेज डिफरेंस हो गया? 5 बाई 2 का। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 5 बाई रूट 2 ये आ जाएगा वैल्यू। तो ये कुछ आपके सामने फॉर्मूले प्रकट होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक और कंसेप्ट जो फॉर्मूले की तरह आगे आप यूज करने वाले कि इफ V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी प्लस 5, देन पावर क्या हो जाएगा? पावर हम जानते हैं IV, I0 V0 sin ओमेगा टी प्लस 5। और फिर आप मेहनत करिए, एवरेज पावर देखिए। एवरेज पावर कैसे लिखते हैं? P dt 0 से T अपॉन T, और ये निकल करके चला आता है I0 बाई रूट 2 V0 बाई रूट 2 cos 5। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, पावर एवरेज की जब बात करेंगे तो वो आ जाएगा IRMS VRMS cos 5। तो जब भी कभी हम बात करें पावर के लिए तो ये इंटीग्रेट करके डिफरेंस, हाँ इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आ गया। और cos 5 is called पावर फैक्टर, called पावर फैक्टर। और ध्यान दीजिएगा IRMS cos 5 यहाँ पर है ना पावर लिखते वक्त, तो एक आता है IRMS sin 5। तो IRMS cos 5 पावर में मौजूद है, IRMS sin 5 पावर में नहीं है। इसके लिए हम कहते हैं IRMS sin 5 ये कहलाता है वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। IRMS को एक वेक्टर के नजरिए से आप यदि सोचें तो एक IRMS cos 5 कहाँ दिख रहा है? पावर में मौजूद। एक दूसरा टुकड़ा IRMS sin 5 भी होना चाहिए, वो टुकड़ा कहाँ है? पावर में नहीं है। उसके लिए कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? वॉटलेस करंट। तो कभी यदि अचानक से आपके सामने आ जाता है कि पावर फैक्टर बताओ, तो ये तो होगा cos 5, और यदि ये सामने आ जाता है कि वॉटलेस करंट बताओ तो IRMS sin 5 जो होगा वॉटलेस करंट होगा। और 5 क्या है? 5 क्या है उसको भी ध्यान से यहाँ देख लो।
फाई इज फेज डिफरेंस, किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन V and I, between V and I, फेज डिफरेंस बिटवीन V and I, जो करंट है और वोल्टेज है उनके बीच में फेज डिफरेंस है। ये हार्मोनिक फंक्शन है, करंट वोल्टेज सारे। ये जो पावर आया, आपके मन में आएगा विचार कि सर एवरेज करंट 0 था, एवरेज वोल्टेज 0 था, एवरेज पावर भी 0 क्यों नहीं आ गया? तो मैथमेटिक्स अप्लाई करो, सॉल्व करके दे दो। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया तो इसीलिए यहाँ पर आरएमएस पावर की बात नहीं की जाएगी। तो नहीं आया तो मैं आरएमएस के लिए झक क्यों मार, जब एवरेज 0 हो गया। तो आरएमएस पावर, लेकिन एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट जो है वो 0 होने के कारण हमें आरएमएस तक जाना पड़ा। अब ध्यान रखिएगा कि जब आप बात करते हैं आरएमएस करंट की, तो आरएमएस, ये आरएमएस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टू डीसी करंट। अब इसका मतलब समझो कि रेजिस्टेंस से जाता आप देख रहे हैं एक करंट, रहे हुआ आप तो इसके कारण यहाँ जब ये हम देख रहे हैं तो हीट डेवलप आधे घंटे में जो इस रेजिस्टेंस से आधे घंटे में जो तो यदि यहाँ इस रेजिस्टेंस सर आवाज नहीं आ रही। वेट करिए, नेटवर्क का इशू होगा कुछ। सर आ रही है। अब यहाँ चेक करिए कि यदि मैंने 6/√2 मतलब I0/√2 मतलब IRMS करंट जो वहां था वही यदि मैंने भेज दिया तो ये 6/√2 करंट यदि आएगा तो 6/√2 करंट के होने पर हम क्या कहेंगे, उतना ही हीट डेवलप होगा जितना वो ये sin ओमेगा टी वाला करंट जा रहा था। 6 sin ओमेगा टी वाला, 6 sin ओमेगा टी वाला करंट तो बदल रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ जो डेवलप हो रहा होगा ये कांस्टेंट करंट है। तो ये 6/√2, 6 से तो कम करंट हुआ, 6/√2 कांस्टेंट करंट के जाने पे उतना ही हीट डेवलप होगा ये बैटरी वाले डीसी सर्किट में जितना ये एसी सर्किट में डेवलप हो रहा था। तो एसी का करंट का जो आईआरएमएस वैल्यू होता है, वो जो आरएमएस वैल्यू आप कांस्टेंट करंट उतना डीसी में सर्किट में उसी रेजिस्टेंस से जाता देखेंगे तो वही हीट डेवलप होगा जितना इस एसी के कारण डेवलप हो रहा था। इसीलिए इसको आईआरएमएस को क्या कह देते हैं, इक्विवेलेंट टू डीसी। ये जो है डीसी इक्विवेलेंट इसे कह देते हैं। तो डीसी इक्विवेलेंट कहने का एक बार फिर से मीनिंग सोच लो कि जो करंट है आपके पास, मान लो I0 sin ओमेगा टी, वो तो घट बढ़ रहा है 0 से प्लस I0 तक, फिर 0, फिर माइनस I0 तक, करंट हीट तो डेवलप होगा। यदि मैं उसके बदले कौन सा ऐसा करंट कांस्टेंट रखूं जिससे उतना ही हीट डेवलप हो जितना इस बदलने वाले करंट से डेवलप हो रहा है, आईआरएमएस I0/√2। ये पॉइंट क्लियर है? चाहो तो डायग्राम बना लो, दिमाग में सेट कर लो। या इससे पीछे तो ये जा ही नहीं रहा। क्या लिख रहे थे ये बताओ तुम? पी एवरेज का सीधे सीधे फॉर्मूला ही तो लिखा है, आईआरएमएस वीआरएमएस cos फाई, उसके बगल में लिख दो स्टार मार्क देके, cos फाई इज पावर फैक्टर and IRMS sin phi is wattless current. Cos phi is power factor and IRMS sin phi is wattless current. IRMS is wattless current. IRMS sin phi. IRMS into sin phi is IRMS into sin phi is wattless current. आप ध्यान से सुनिए, अभी जब बात कर रहे थे एक रेजिस्टेंस की तो उसको हमने क्या नाम दिया था कि रेजिस्टेंस होने पे मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया करंट, कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं दिखी। यहाँ देखिए अब लफड़ा है, यहाँ पर हमने देखा V = V0 sin ओमेगा टी और ये है C। अब इस पे मैं कैसे लिखूं करंट? तो याद करो हम लोग एट T देखा करते थे, Q/C = V।
Q by C equals to V naught sin omega t. Q by C equals to C sin omega t. इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब यहाँ पर देखते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं dq by dt, तो ये हो जाएगा V naught ओमेगा C cos ओमेगा t। इसको आप लिख सकते हैं I V naught अपॉन 1 by ओमेगा C cos ओमेगा t। इसको लिख सकते हैं आप I V naught अपॉन x c कह दो cos ओमेगा t। ये इसको फिर आगे एक लाइन लिखो, I इक्वल्स टू I नॉट cos ओमेगा t। I नॉट हो जाएगा V नॉट बाई x c, और x c क्या है 1 बाई ओमेगा c। और यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना दिखने लगा, करंट इज pi by 2 ahead in phase with respect to voltage, तो यहाँ पर हमने फेज डिफरेंस देख लिया, और ये हमने एक नया टर्म सीखा यहाँ XC सीखा 1 बाई ओमेगा c, और इसके लिए टर्म देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हुआ रेजिस्टेंस का भाई, ऐसा यूनिट इसका भी होगा ओम, इसका भी होगा ओम, क्योंकि ये आपने देखा कि ये I इक्वल्स टू V बाई एक्स आ रहा है, I इक्वल्स टू V बाई एक्स आ रहा है, तो जैसे I इक्वल्स टू V बाई R आता था, ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस और यूनिट हुआ ओम। और यहाँ पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, और आगे कौन है, करंट आगे है, ये ध्यान रखिएगा, करंट आगे। अच्छा, यहाँ पर एवरेज पावर के बारे में कुछ तुक्का भेदो तो, एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला था, IRMS VRMS cos phi, तो ये IRMS VRMS cos pi by 2 ये हो गया। इसमें आपको एक और आइडिया मिल गया। आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखिए, आपको बताना है 12 ओम और ये V इक्वल्स टू 120 साइन ओमेगा टी। यहाँ आपको बताना है VRMS, IRMS और पावर एवरेज, पावर फैक्टर, और इसका एक भाई वो भी आ गया, इक्वल्स टू 120 साइन ओमेगा टी। XC दे दिया गया है 6 ओम, VRMS IRMS cos phi, पावर फैक्टर, P एवरेज। बस इतनी जानकारी चाहिए। दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। तो सॉल्व करते वक्त कुछ तो शुरू करोगे लिखना। VRMS का फॉर्मूला याद आया, V नॉट बाई रूट 2, 120 बाई रूट 2, 60 इंटू रूट 2, हो गया काम खत्म। IRMS क्या हो जाएगा, VRMS बाई R, VRMS 60 बाई रूट 2 अपॉन 12 5 रूट 2। यदि आपसे पूछा जाता है cos 5 तो cos 0 ये हो जाता है 1। यदि आपसे पूछता है P एवरेज
ये IRMS VRMS cos phi 60√2 into 5√2 ये हो जाएगा 600 वाट। चलो शुरू हो जाओ अगले वाले में। 20/√2 by cos pi by 2 ये हो गया 0, पी एवरेज हो गया 0। काम खत्म। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इस तरह के फ्री के नंबर है और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप फॉलो करो ना, जैसे IR सर्किट था सिंपल R वाला, वैसे ही R के बदले X आ गया है। चेंज कर दूं पेज? वापस आ जाता हूँ। ले नहीं ठीक। यहाँ चेक करिए, यदि आपके सामने ये आ गया है कैपेसिटर, कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेरेड और ये हम देख रहे हैं V इक्वल्स टू 200 साइन 300 पाई टी। आपको बताना है इस एग्जांपल में फाइंड ये 300 टी रखो यार, पाई भी हटाओ, 200 कर दो। कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, 200 टी कर दिया है और ये 300 वोल्टेज दे देता हूं, 300 वोल्ट साइन 200 टी। फाइंड एक्स सी, उसके बाद आई नॉट, उसके बाद IRMS, उसके बाद VRMS, उसके बाद cos phi पावर फैक्टर और उसके बाद पावर एवरेज, उसके बाद वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। बस 6-7 चीजें बतानी है। तो सॉल्व करना शुरू करेंगे कहां से? एक्स सी से। 1/ओमेगा c 1/200 into 5 into 10 to the power minus 6 1000 into 10 to the power 3 by 1000। तो ये तो टाटा बाय बाय हो गया, 1000 ओम आ गया XC। आई नॉट क्या हो जाएगा? V नॉट बाई एक्स, V नॉट XC लिखना चाहो तो लिखो। V नॉट कितना है? 300 बाई 1000 0.3 एम्पियर। IRMS कितना हो जाएगा? I नॉट बाई √2 3/10√2 एम्पियर। यदि हम देखते हैं VRMS, ये कितना हो जाएगा? V नॉट बाई √2 150√2 वोल्ट हो गया। यदि हम देखते हैं cos phi, तो cos phi इसमें कितना हो जाता है? तो cos pi by 2 हो जाता है और पावर एवरेज तो दिख ही गया इससे तुरंत 0 और वाटलेस करंट हो जाता है IRMS साइन फाई, साइन फाई। IRMS कितना हो गया? ये 3/10√2 3/10√2 और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। ये पूरा का पूरा जो करंट है ये खुद वाटलेस करंट हो गया, क्योंकि पावर तो 0 है, एवरेज पावर 0 है, तो जो भी करंट है वो वाटलेस करंट है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। यदि आपको लगे
ये काम हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बचा कौन? इंडक्टर। इनको भी देख ही लेते हैं कि ये क्या कर पाएगा भाई। V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब सोचो कि यहां हम क्या लिखते, एट टी एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। एल डी आई इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये इंटीग्रेट करेंगे तो एल आई इक्वल्स टू नॉट, साइन बदल जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये आई हो जाएगा V नॉट प्लस, ध्यान देना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट डी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट V नॉट बाई ओमेगा एल माइनस के साथ कॉस ओमेगा टी प्लस डी। अब हम जानते हैं सिंस एवरेज करंट इक्वल्स टू 0, it is possible when integration constant d equals to 0। अब यदि ऐसा हो गया तो अब हमें दिखने लगा नाउ I इक्वल्स टू V नॉट बाई एक्स एल कॉस ओमेगा टी माइनस के साथ, तो ये I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस तो पाई बाई टू ही है, लेकिन पीछे हो गया। करंट इज पाई बाई टू बिहाइंड इन फेज विथ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। यहां पर हमने देखा वोल्टेज से पाई बाई टू फेज में ये पीछे है। और आपको एक पॉइंट और पता चल गया यहाँ पर, वो क्या पता चल गया कि XL जो है ये है ओमेगा एल। तो XL को आप यहाँ जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ओमेगा एल, इसका भी यूनिट होगा ओम, और इसको कह देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस का ही भाई है AC में, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यहां पर मुझे बताओ पावर फैक्टर कितना आ गया। यदि तुम पावर फैक्टर की बात करते हो, पावर फैक्टर 0 भाई, फैक्टर cos पाई बाई 2 दैट इज 0। और यदि आप वाटलेस करंट की बात करते हो, वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट वही हो जाएगा IRMS साइन फाई, तो ये IRMS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये IRMS के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस भूल जाओ, I नॉट बाई रूट टू, V नॉट बाई XL इंटू रूट टू। तो हम लोगों ने पावर फैक्टर देख लिया, वाटलेस करंट देख लिया, अरे इतना सब कुछ देख लिया, तो एवरेज पावर भी तो बोल दो। तो एवरेज पावर तो वैसे ही दिख गया है 0, क्योंकि जब पावर फैक्टर ही 0 है, पावर में रहने वाला फैक्टर, यदि फैक्टर 0 तो मतलब पूरा चला गया 0। तो इंडक्टर जो है, इसमें हमने करंट को क्या देखा, वोल्टेज से पीछे, और कैपेसिटर में क्या देखा, वोल्टेज से आगे। तो ये जो है दिमाग में उनको अच्छी तरह से हमें बैठाना है, यही सबसे एक ट्रिकी पॉइंट है जो हम भूलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस भूल जाओ तो रिएक्टेंस कह दो, रिएक्टेंस भी भूल जाओ तो रेजिस्टेंस कह के काम चला लो, काम चला लो, कहा जाता है रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस कह के काम चला सकते हो, है वही यूनिट ओम, ओमेगा एल का।
अरे पेज पलटू, हो गया सर। यहाँ देखो ये जो 3 आए हैं महानुभाव, इनको बड़े आदर के साथ अपने दिमाग में जगह दो। आदर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तीनों जो हैं वो गेम खेलने वाले हैं। अब यदि तुम कहते हो v नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, तो i जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? i नॉट साइन ओमेगा टी, i लिखोगे i नॉट कॉस ओमेगा टी, और i लिखोगे माइनस i नॉट कॉस ओमेगा टी। बस इतनी सी बात। और यहाँ पर i नॉट हो जाएगा v नॉट बाय r, फेज डिफरेंस 0, कॉस फाई 1, पावर एवरेज IRMS VRMS, कॉस फाई वाला आइडिया लिख लो, v नॉट बाई रूट 2 i नॉट बाई रूट 2 इंटू 1, या ये डायरेक्ट लिख सकते हो v नॉट i नॉट दोनों का डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दिया। क्या वैसे सोच सकते हो मैक्सिमम पावर i नॉट v नॉट, मिनिमम पावर 0, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। अगला वाला देख लो, i नॉट हो जाएगा v नॉट बाई XC, XC हो जाएगा 1 बाई ओमेगा c, कॉस फाई हो जाता है कॉस पाई बाई 2 0, पावर एवरेज हो जाता है 0। ये सारी कहानी आ गई। i नॉट हो जाएगा v नॉट बाई XL, XL हो जाएगा ओमेगा L, ये कॉस फाई इसके लिए भी हो जाता है 0, पावर एवरेज भी हो जाता है 0। इसमें जो भी करंट है वाटलेस करंट ही कहलाएगा, वो जो IRMS होगा दोनों ही केस के लिए। वाटलेस करंट IRMS खुद हो जाएगा IRMS साइन फाई, दैट इज IRMS I नॉट बाई रूट 2, दोनों ही केस के लिए। तो आपको ये एकदम अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर देना कि v जैसा दिख रहा है ना, I जो है उससे पाई बाई 2 एक में है, एक में सेम फेज, एक में पाई बाई 2 आगे, एक में पाई बाई 2 पीछे। इनमें से थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर लास्ट से। डिराइव करते वक्त क्या आया था वैसे याद कर लो। करंट पहले जाते आए आगे। एक कुछ बच्चे मेडिकल वाले ऐसे याद करते हैं, CIVIL आगे पीछे करके। कैपेसिटर के लिए ऐसे देखो और इधर ऐसे देखो, सिविल की तैयारी से याद कर लेते हैं। तो CIV में देख रहे हो I जो है फेज में आगे है और V पीछे, और उधर VIL में L वाले केस में V पहले है, V आगे है, I पीछे। इधर जो है वो आगे और इधर जो है वो पीछे। आगे देख रहे हो सिविल में I पहले आया है, तो पीछे आगे के लिए आप पहले यूज करो और पीछे के लिए बाद में यूज करो। तो पहले कौन आया है? I, तो I फेज में आगे है, और VIL वाला में सिविल वाले में अगले वाले L वाले पार्ट के लिए देख रहे हैं तो V पहले आया है। तो पहले आगे कौन है? फेज में पहले को आगे करेंगे। कैसे भी याद करो, सब कुछ यदि सबको ऐसे ही पता रहता तो फिर सबके नंबर आ जाते। सबको कंफ्यूजन होता है इसलिए नंबर कटते हैं, जिनको याद रहेगा उनके नंबर मिल जाएंगे। अब चलो मान लेते हैं भूल भाल गए सब कुछ। यहाँ पर एक रिलेशन जो मैथमेटिक्स से आपको याद है उन्हें देखो। ओमेगा का क्या आर पर कोई प्रभाव पड़ता है? ओमेगा का XL पर कैसा प्रभाव होगा और ओमेगा का XC पर कैसा प्रभाव होगा वो बताओ। इसमें से कौन सा XL है और कौन सा XC है ये बताओ। तो XL वाला ये है और XC वाला ये है। तो इनको इस चित्र को ध्यान से याद कर जाओ। ये रिलेशन आ गया आपको 3 कि ओमेगा यदि बढ़ता जाता है, ओमेगा यदि बढ़ाते जाओगे तो XL जो है वो भी बढ़ता जाएगा, XC जो है वो घटता जाएगा, और R जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ओमेगा के बढ़ने का असर याद करो। और यार XC डिक्रीज हुआ, XL जो है वो कौन बढ़ा, ठीक है, वो L कर लो, कंफ्यूजन है तो। XL बढ़ा,
यदि कंफ्यूजन है तो लिख भी लो यार, ओमेगा एल 1/ωc। ठीक है, तो ये चित्र भी याद रहने चाहिए। पूछो मुझसे सर एक्स वाला कर्व कैसे बन गया, मैं बताऊंगा तुमको। x इक्वल्स टू 1/ωc, xc इंटू c इक्वल्स टू 1/ω इक्वल्स टू कांस्टेंट, yx इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आ गया? तो वैसे भी याद रखो और सोचो। यहां तक जब आ गए तो अब दुनिया बदली। एक नए सुबह पर हमारे सामने सर्किट में ये दोनों प्रकट हो गए और तब हमारा टेंशन बढ़ गया, क्योंकि जब दोनों प्रकट हो गए तो हमारा टेंशन बढ़ना जायज था। तो ये जब आप कहोगे v इक्वल्स टू v0 sin ωt, तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है। एट t लफड़े पाल लो थोड़ा सा, IR इक्वल्स टू IR प्लस Q/C इक्वल्स टू v I d Q/dt R प्लस Q/C इक्वल्स टू v0 sin ωt। अब खेल किसका शुरू हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का। और वो डिटेल कहां पर होगे? बीटेक में। इसका मतलब ये रास्ता तो बंद हो गया। अब रास्ता बंद हो गया तो कोई शॉर्टकट होगा, तो यहाँ से आपको बाहर निकाले। अब तो डूब गया ये रास्ता, क्योंकि ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप बना जरूर लोगे। सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। तो 6 महीने के कोर्स का टाइम अपने पास नहीं है, और किसी भी 11-12 के बच्चे के पास नहीं रहता है। बीटेक में आराम से 6 क्या 4-4 3-3 सेमेस्टर 4-4 सेमेस्टर लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं। इतना मजेदार टॉपिक है। अभी फिलहाल तो हमें रुकना पड़ गया। अभी एक में सबसे पहले पार्ट में रुकना पड़ गया, अभी तो 2 ही आए, 3 भी आएंगे। तो कुल मिलाकर के अब जो है आंखें बंद, अकल का डब्बा बंद, और अब एक नए रास्ते पे चलेंगे, जिस रास्ते को कहा गया कि ये वैसा ही कुछ है जैसा SHM होता है, या वैसा ही कुछ है जैसा अभी मैं वेक्टर में बताता हूँ। सर वेक्टर कहाँ से आ गया? कुछ मिलता जुलता है, कुछ मिलता जुलता है। तो ये किताबों का स्टाइल नहीं, मैंने एक अपना स्टाइल बनाया है, उन्हें फॉलो करो। आपको XY कह के कितने डिग्री का एंगल याद आता है? सर मेरे तो 70 डिग्री का याद आता है। XY कह के कितने डिग्री का एंगल याद आता है? अरे कुछ तो बोल दो। 45 डिग्री। XY एक्सिस कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। अब यहाँ हम लोग पहला वाला देखते हैं, ध्यान से सुनना, घबराना मत। ये जो पहला वाला चित्र है, इस चित्र को ध्यान से देखो, इसके V और I को फील करो, इनके बीच में 0 होगा सर, और इसके V और I को फील करो, और इनके V और I को फील करो। तो अब ये कहानी कुछ कुछ तो याद आ रहा है। यहाँ पर फाई 0, यहाँ पर फाई 90, यहाँ पर फाई -90। सर किससे एंगल देख रहे थे फेज? तो पहले क्या था आपके पास? V से देखा हमने, तो ये 0 डिग्री पे है। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग डायग्राम मैं बनाता हूँ, किताब नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ। क्या बनाता हूं मैं डायग्राम? ध्यान से देखना कि मैं R से एक 90 डिग्री आगे XL को दिखाता हूं, और R से 90 डिग्री पीछे ये XC को दिखाता हूं। यदि हमारे पास ऐसा कुछ हो, ध्यान देना, ये तो हमारे पास जो सीन आता है, ये तीनों जब एक साथ दिख रहे हो तो ऐसे कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, 90 डिग्री का इनका डिफरेंस। अब यहाँ पर यदि कोई हमसे पूछे कि ये है V इक्वल्स टू V0 sin ωt, तो बताओ I नॉट कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे सर V0 बाई Z। सर ये Z कौन है? तो Z को कहते हैं इम्पीडेंस। Z को क्या नाम दिया गया है? इम्पीडेंस। ये Z कहां से आएगा? तो इन सब का रिजल्टेंट। तो इन सब का रिजल्टेंट कहां से निकाल के लाओगे? इन सब का रिजल्टेंट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी देखना। V0 अपॉन वेक्टर के हिसाब से देखो, √R² प्लस XL माइनस XC, इसका
होल स्क्वायर, वेक्टर सम करेंगे। सर यही क्यों करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था ना, तो मुझे ये मिला था, आपको ये याद रखना है। तो कहां से दिखेगा, ये वेक्टर सम करके देख लो ना, इसलिए उनको वेक्टर से मैंने रिलेट कर दिया। सर आपके चित्र में हमेशा आर यही लेटा पड़ा दिखेगा, हाँ यही लेटा पड़ा दिखेगा। सर आपको याद ये कैसे आएगा, मैंने वेक्टर में बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है यहाँ मैं बचपन से आई कैप लिखते आया, आई के बगल में आर लिखूंगा क्योंकि वो सेम फेज में रहता है आई और बी। ये जो आई और वी आर की हम बात करेंगे वो सेम फेज में होते हैं। आर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है, आर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है, वी आर मैं उसका नाम दे रहा हूँ। आर के क्रॉस जो एवरेज रेजिस्टेंस होगा, सॉरी एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको मैंने मान लो वी आर कह दिया। तो वी आर जो है और आई जो है वो सेम फेज में होते, तो मैंने उनको एक ही जगह लिखा। और ध्यान देना वी एल वाला वो यहाँ आ जाएगा और वीसी वाला आरएमएस यहाँ आ जाएगा। तो अब यदि कोई मुझे आरएमएस की कहानी पका करके बताने को कहे कि वी आर एम एस सोर्स का जो होगा ये किसके बराबर देखेंगे, तो वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये एक और रिलेशन आ गया इस वेक्टर वाले डायग्राम से, वी आर का स्क्वायर भी होगा। ये वेक्टर वाले डायग्राम से कि वी एल के अक्रॉस जो होगा एवरेज आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का, सी के अक्रॉस जो आरएमएस वैल्यू होगा वोल्टेज का, और आर के अक्रॉस जो आरएमएस वैल्यू होगा वोल्टेज का, उनका जब रिजल्टेंट देखेंगे। सर मेरा मन नहीं मान रहा, बड़े अच्छे बच्चे हो, नहीं मान रहा तो मन को मनाने के लिए ऐसे देख सकते हो तुम कि वी आर एम एस को आप कह सकते हो वी आर एम एस कह सकते हो आई आर एम एस इंटू जेड। ध्यान से देखना, यदि तुमसे कोई कहता है कि वी आर का आर एम एस वाला वैल्यू दिखा दो, आई आर एम एस इंटू आर, वी एल का वैल्यू दिखा दो एम एस वाला, आई आर एम एस इंटू एक्स एल, और वी सी के क्रॉस बता दो आर एम एस वैल्यू क्या होगा वोल्टेज का, वी आर एम एस इंटू एक्स सी। अब यदि मैं इन तीनों को समझ पा रहा हूं तो ध्यान से देखो ना कि यदि मैं z का वैल्यू लिख लूं, z का वैल्यू लिख लूं एक बार फिर से, तो z का वैल्यू यदि मैं लिख लूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और दोनों तरफ IRMS से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब बताओ तो क्या डाटा हमारे सामने आ गया, यदि दोनों तरफ IRMS से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा VRMS, राइट साइड में IRMS स्क्वायर के भीतर ले जाओ, IRMS के स्क्वायर करके भीतर ले जाओ तो IRMS VR हो जाएगा VR स्क्वायर, और दूसरा कौन हो जाएगा, वो उसके स्क्वायर के भीतर ले जाओ VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है कि VRMS जो दिखेगा ये कैसा दिखेगा हमें, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सर ये जो आपने रिजल्टेंट निकाला, ये जो आपने रिजल्टेंट निकाला, ये रिजल्टेंट जितने एंगल पे होगा, जितने एंगल पे होगा, आई का हमारी आदत है एक्स एक्सिस पे ही लिखने की, तो आई करंट हम यही लिखा करेंगे करंट, और ये जो है वोल्टेज लिखेंगे जहां जेड आया होगा, यहाँ सप्लाइड वी सोर्स वाला लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा फेज डिफरेंस। तो इस केस में पावर फैक्टर की तो cos फाई लिख देंगे r बाई जेड, चेक कर लो cos फाई कितना हो जाएगा वेक्टर सम से r बाई जेड। अभी नीचे भी बन सकता है, आपने ब्रैकेट में किसको बड़ा माना है, हाँ तो एक्सएल को बड़ा माना है तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, वेक्टर का ऊपर। यदि आप नीचे का बड़ा मानते या बड़ा होता तो नीचे आ जाता। अरे यार तुम्हें ये क्या, तुम्हें कोई डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, नहीं ना, तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि सोचना है, कैसे कैसे सोचना है। अभी तुमने क्या माना, कोई तो एक बड़ा मानोगे, अभी यदि VL बड़ा माना तो ऊपर जाएगा, और यदि VC बड़ा मानते XC बड़ा मानते तो नीचे आता। आई हमेशा कहाँ रखना है, R वाले पे, X एक्सिस पे, और जहां Z आएगा वहां सोर्स वाला भी रखना है, जहां Z आएगा वहां सोर्स वाला भी रखना है, और उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसका tan phi भी आप निकाल सकते
हो चाहो तो 10 फाई आपको दिख रहा होगा x बाई आर। सर x कौन? XL और XC का रिजल्टेंट x r, x को कह दोगे इंडक्टेंस और रिएक्टेंस, और XL XC का रिजल्टेंट जो हुआ ना वो तो एक ही लाइन पे है, या तो XL माइनस XC होगा या XC माइनस XL होगा। भाई आप कह सकते हो ये रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। 10 फाई से cos फाई आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, तो फिर वही आ जाएगा R अपॉन Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अरे दिखा या नहीं? IRMS निकालेंगे तो VRMS अपॉन Z करके निकालेंगे। हाँ, जब भी IRMS चाहिए होगा तो किसी एक का नहीं निकलेगा, IRMS पूरे सर्किट का एक साथ निकलेगा। वो कितना होगा? VRMS बाई Z। VRMS क्या होगा? V0 बाई रूट 2। और Z कहाँ से आएगा? R, XL, XC तीनों पता होगा तभी आएगा, कोई एक नहीं पता है तो फिर फंस जाएगा कहानी। चलो यहाँ हाँ नोट कर लो चाहो तो सर आप ये किसके लिए बता रहे हैं? ये सारे सर्किट के लिए हो गए। आप इसमें से कोई एक कम करना चाहो तो कर दो कम, कोई एक कम करना चाहो तो कर दो, दोनों कम करना चाहो तो दोनों कर दो कम, कोई दो कम कर सकते हो, ये सबके लिए काम करेगा, ये सबके लिए काम करेगा। हाँ अभी हाँ जाओ, ये हो जाएगा XL माइनस XC बाई R। XL माइनस XC को हम लोग कह देते हैं रिएक्टेंस, XL माइनस XC को कह दे रहे हैं रिएक्टेंस। आइडिया सेट हुआ तुम्हारे? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। इस चित्र को दिमाग में सेट करो किसी तरह, यदि ये सेट हो जाएगा तो अपना सारा जो क्वेश्चन है इनसे बन जाना चाहिए। यहाँ आप आइए एग्जाम्पल देखिए, ये है 30 ओम, ये XL है 40 ओम, और यहाँ पर V इक्वल्स टू लिखा हुआ है 300 साइन ओमेगा टी। आपको बताने के लिए कहा गया है फाइंड Z, फाइंड I नॉट, IRMS, फेज डिफरेंस या पावर फैक्टर cos फाई, P एवरेज, वाटलेस करंट। ये सारी बातें हमें पता करनी है। क्या चाहिए? कुछ सोच के देखो, चाहिए ही नहीं हमें। आइए आइए, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, यदि आपके पास ये क्वेश्चन आ ही गया तो सॉल्व करते वक्त बिना हूं स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये हो गया 50। जल्दी लिखना शुरू करो। ये I नॉट हो जाएगा V नॉट बाई Z 300 बाई 50, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। IRMS देखो, I नॉट बाई रूट 2 3 रूट 2 एम्पियर। cos फाई याद करो R बाई Z, R बाई Z, R कितना था? कहेगा 0, R कितना है 30 और Z कितना है 50, 3/5। और यदि आपको V चाहिए P एवरेज, तो P एवरेज का फॉर्मूला हुआ करता था IRMS VRMS cos फाई। IRMS उठा के लाओ 3 रूट 2, VRMS उठा के लाओ 150 रूट 2 और cos फाई उठा के लाओ 3/5। फिर से चेक कर लो, 3 रूट 2 इंटू 300 बाई रूट 2 इंटू 3/5, ये वॉट आ गया P एवरेज। और वॉटलेस करंट कितना हो जाएगा? वॉटलेस करंट हो जाएगा IRMS साइन फाई, ध्यान दीजिएगा IRMS साइन फाई 3 रूट 2 और साइन फाई हो जाएगा, ये 3/5 है ना 4/5, तो ये हो जाएगा करंट एम्पियर में।
कौन सा 90 डिग्री है? एंगल फाई कहाँ पे देखना सिखाया है? यदि आपको बड़ा मन है चित्र बनाने का तो याद करो, रेजिस्टेंस यहाँ रखना सिखाया है, एक्स सी यहाँ रखना सिखाया है, जेड यहाँ रखना सिखाया है। जहां जेड वहां भी सोर्स होगा और करंट हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे। और ये फाई, और क्या कहेंगे? वोल्टेज से करंट आगे है, वोल्टेज से करंट आगे है। आगे सर कैसे सोचोगे? यहाँ भाई देखो ना, आगे यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आगे ना प्लस। तो यदि v बराबर लिखते हो v नॉट साइन ओमेगा टी, तो i बराबर हो जाएगा i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब वेट कर लो यार, इंडक्टर यहाँ कौन सा है? अभी तुम्हें जो डायग्राम है ना उससे कंफ्यूज मत करो अपने आप को। एल एक्स सी कहाँ रख, अच्छा सॉरी, ये सही बोल रहा है, ये एक्स सी वाला डायग्राम हो जाता। ये कह रहा है सही कृष्णा, एक्स सी नहीं है यहाँ, यहाँ कौन है? इंडक्टर। तो इंडक्टर का जो डायग्राम बनेगा उसमें जो डायग्राम बन रहा होता है वो कैसा बनेगा? उसमें एल ऊपर लेते हैं, थैंक यू। तो एल ऊपर ले रहे हैं यहाँ पे, और ये आर, आर और एक्स एल मैंने लिखा। यहाँ पर आई लिखेंगे और बीच में जहां जेड आएगा वहां भी सोर्स लिखेंगे, और ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। और यहाँ करंट जो है वो वोल्टेज से क्या होगा? पीछे। करंट जो है वोल्टेज से पीछे होगा, करंट जो है वोल्टेज से पीछे होगा इंडक्टर के प्रभाव से। इंडक्टर के प्रभाव से करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे होगा। तो आप यदि डायग्राम बनाते हैं वेल एंड गुड, और ज्यादा बेहतर विजुअलाइज होगा। और नहीं बनाते हैं तो सीधे फॉर्मूला खेल लो, तभी रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है। हम लोग जो वोल्ट मीटर या आमीटर यूज करेंगे, एसी वाला यदि सर्किट है तो डीसी वाला वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि एक सेकंड में इतनी बार डायरेक्शन बदल रहा है, वो सुई तो पागल हो जाएगा, किधर जाऊं, लेफ्ट या राइट। तो इसका मतलब है कि वो कहीं नहीं जाएगा, बदल लो, मैं नहीं जाता, तो इसका मतलब वो 0 शो करेगा। लेकिन जब हम एसी मेजर करना चाहते हैं तो वहां डायरेक्ट वैल्यू नहीं मेजर करेंगे, आरएमएस वैल्यू मेजर करेंगे। और आरएमएस वैल्यू वाले जो वोल्ट मीटर बनते हैं वो वायर के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो हीटिंग इफेक्ट में तो चाहे लेफ्ट जाए करंट, राइट जाए करंट, हीट तो जनरेट होगा ही होगा। अब ये चेक करो, तुम्हारे सामने है कुछ वोल्ट मीटर और कुछ आमीटर, ध्यान से देखना। यहाँ वोल्टेज है V1, किसने मेजर किया? 30 वोल्ट। और एक वोल्टेज यहाँ V2 दिख रहा है, इसने मेजर किया है 70 वोल्ट। और एक यहाँ भी है, ये V3, इसने मेजर किया है 40 वोल्ट। और आपको बताना है कि जो सोर्स है इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब ऐसा वैल्यू पूछा जाए ना तो आरएमएस बताना होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई एक वैल्यू बोलेंगे तब तक दो बदल लेगा। आरएमएस, एवरेज तो वैसे ही 0 है। और यदि किसी को पिक वैल्यू देना होता है तो वो बोलता है कि पिक वैल्यू या वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो सोचते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, इस एग्जाम्पल के बाद याद करिए, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपके सामने ये डायग्राम भी प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर भी आर दिखेगा, यहाँ भी एल दिखेगा, यहाँ भी सी दिखेगा। अलग अलग डालो। 3 VL कितना? ये V1 हो गया 30, VL हो गया 40 और ये हो गया 70, VC 70। अब मुझे बताओ तो 0 क्यों? इनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। अरे वेक्टर सम करना है यार। तो 40 और 70 मिल के क्या हो गए? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30√2, यही हो जाएगा V सोर्स RMS। क्या ये आइडिया समझ में आया? अब ये समझ में आया, वेक्टर सम करना है, चित्र बनाओ, वेक्टर सम कर दो। कौन से फॉर्मूले में जाना चाहते हो? क्यों कर रहे हो? क्यों लफड़े पाल रहे हो? आई कहां से निकलेगा? आई तुम आई निकालने के चक्कर में हो, क्यों निकाल रहे हो?
हाँ हाँ हाँ, उससे तो क्यों नहीं आएगा, उससे भी आएगा, उससे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। वी सोर्स का वही तो, यहाँ से भी तो वही पहुंच रहे हैं। वी सोर्स के लिए हमने लिखा था वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट में 30√2 वोल्ट। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यदि कोई इस सर्किट में देखो ना, आर मुझे पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो केवल मैंने वो आइडिया लिया, ये वेक्टर की तरह इनको हम यूज कर सकते हैं। यहां सेट करो, एक टर्म आता है LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट। LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट आता है का मतलब कि व्हेन Z जो है मिनिमम देन I मैक्सिमम, व्हेन Z मिनिमम I मैक्सिमम। और Z मिनिमम कब होगा? तो Z के लिए आप जो फॉर्मूला देखते हैं XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको आपको मिनिमम करना है। तो ये तभी हो सकता है जब XL माइनस SC का जो होल स्क्वायर है निगेटिव, तो ये हो नहीं सकता, तो जीरो कर दो। तो ये ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C जीरो कर दो, यहां से आ जाएगा ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, ओमेगा आ गया 1/√LC। अरे ये फ्रीक्वेंसी तो कहीं आपने और भी देखा है, LC ऑसिलेशन में। ये कहलाता है यहाँ LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या आलस में फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये किसके बराबर हो गया? वही LC ऑसिलेशन में ये फ्रीक्वेंसी हमने देखा हुआ है 1/√LC। अब ये ध्यान दीजिए कि जब आप इस ओमेगा नॉट की बात करते हैं तो आपके पास जो सर्किट है उसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, और वो जुड़ा हुआ है एसी सोर्स से V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी से। अब यदि मैं बात करता हूं R, ये XC और XL, तो ध्यान दीजिए यदि फ्रीक्वेंसी ऐसा हो, यहां हमने देखा इफ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 1/√LC, then XL equals to XC, I will be maximum। और ध्यान देना I बराबर क्या हो जाएगा? I नॉट बराबर हो जाता है V नॉट बाई Z, और Z किसके बराबर हो गया? V नॉट बाई Z बराबर हो गया है R के। तो यहां से फाई आपको 0 डिग्री पता चल जाएगा, cos फाई हो जाएगा 1, cos फाई क्या हो जाएगा? 1। और पावर एवरेज की जो बात करेंगे वो ये I स्क्वायर R, I नॉट स्क्वायर R जैसा आ जाएगा बाई 2 देख लीजिएगा, ये I नॉट बाई √2, V नॉट बाई √2, उस टाइप में आप जाइए। और ये जो हम लोग ये देख रहे थे, तो रेजोनेंस के टाइम पे ये फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेवियर हो जाता है सर्किट का। कैसा बिहेवियर हो जाता है? प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर। एट रेजोनेंस I and V will be in same phase, circuit becomes pure resistive, circuit becomes pure resistive, circuit becomes pure resistive। तो यदि तीनों आ गए साथ और ऐसा हो गया कि ओमेगा नॉट है 1/√LC, तो हम कह देते हैं कि वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। I नॉट स्क्वायर R by 2 क्या है? पावर का वैल्यू बोलो। I नॉट by V into V नॉट by √2।
तुम बोलो IRMS VRMS cos phi, बोलो IRMS कितना लिखोगे, I naught by root VRMS कितना लिखोगे, 2 I naught V नॉट बाई रूट टू। अरे VRMS V नॉट बाई रूट टू। हाँ और cos phi कितना लिखोगे, 1 और V नॉट किसके बराबर लिखो, I नॉट किसके बराबर लिखोगे, V naught V नॉट बाई आर, या V नॉट किसके बराबर लिखोगे, 2 I नॉट बाई I नॉट आर। सर मेरे फ्रीक्वेंसी आप एक मिनट देखो ठीक सर तो ठीक नहीं यार, तो ऐसे बोल लो ना, आई प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कितना होता है पावर, I स्क्वायर आर। क्यों अकल लगा रहे हो ज्यादा, I नॉट स्क्वायर आर बाई टू, प्योर रेजिस्टिव हो गया ना। हाँ सर तो प्योर रेजिस्टिव में क्या होगा पावर, I स्क्वायर आर मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई टू, I नॉट स्क्वायर आर बाई टू। हाँ, सर। ऐसे देख लो, नहीं तो फॉर्मूला से भी वहीं पहुंचोगे। अरे यार तुम पहुंच लो ले देखो, IRMS VRMS cos phi, IRMS I नॉट बाई रूट टू, V नॉट बाई रूट टू, cos phi हो गया 1। एट रेजोनेंस देख रहे हैं, एट रेजोनेंस। यहाँ पर I नॉट क्या लिखोगे, ये I नॉट तो रहने देते हैं, V नॉट क्या लिखोगे, I नॉट R बाई रूट टू इंटू 1, कितना हो गया, I नॉट स्क्वायर R बाई टू। नहीं पसंद आया, वो टू को जेड मत समझो। हाँ अब यहाँ देखना ध्यान से, ये ग्राफ देखो, अरे ये इंपॉर्टेंट ग्राफ देखो यार, एक ये है x, ये है r, और ये भी एक लाइन है। अब बताओ यहाँ कौन सा पोजीशन ऐसा है ओमेगा का जहां हम कहेंगे रेजोनेंस हुआ है, ये XC ये XL, हाँ ये वाला पॉइंट ऐसा क्यों लग रहा है, ये ओमेगा नॉट हो गया 1 बाय अंडर रूट LC। अब ध्यान से देखो, इससे जैसे ही लेफ्ट जाओगे, ध्यान से देखो, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, राइट गए तो सर्किट जो है वो कैसा बिहेव करने लगेगा, सर्किट बिकम्स इंडक्टिव, क्योंकि L ऊपर चला गया, L ज्यादा हो गया कि नहीं, इधर आने पे L ज्यादा हो गया, इंडक्टिव, XL ग्रेटर देन XC है इसलिए, हेंस, और इंडक्टिव होते ही हेंस वोल्टेज लीड्स करंट। और यदि लेफ्ट आते हैं, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, सर्किट बिकम्स कैपेसिटिव, सर्किट बिकम्स कैपेसिटिव, और करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज। बहुत सिंपल सा आइडिया कि आप लेफ्ट आते हैं तो XC डोमिनेट करने लगा, कैपेसिटिव सर्किट हो गया, तो वोल्टेज पीछे हो जाएगा, करंट आगे हो जाएगा, X एक्सिस से नीचे आ जाएगा, Z X एक्सिस से नीचे आ जाएगा, डायग्राम में जाके देखना तो वोल्टेज नीचे आ जाएगा और I ऊपर, I हेड हो गया। अभी है टाइम। अच्छा, ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है जो एकदम बाउंसर हो गया, नहीं समझ में ही नहीं आया, केवल एक पॉइंट आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन से वेक्टर कहाँ से आ गया, तो वो तो वैसे ही बाउंसर है, तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, वो अपने को सेट करना है कि ऐसे सोचेंगे, वेक्टर वेक्टर खेलेंगे। अब यदि सेट हो गया तो अगला पॉइंट देख लो एक, कि अभी जो LCR सर्किट था ना, उसका जब करंट वाला ग्राफ तुम बनाते तो कुछ ऐसा ग्राफ आता, ओमेगा नॉट पे जो देख रहे थे, I का वैल्यू जो आता, वो I का वैल्यू मैक्सिमम आता, I नॉट, ये कितना होता, V नॉट बाय R, चेक करो, ये है एट रेजोनेंस, XL किसके बराबर है, XC वाला, तो रेजिस्ट Z किसके बराबर हो जाएगा, ZR के बराबर हो जाएगा, ये मिनिमम है, तो I नॉट हो गया मैक्सिमम। अब यदि मैं ट्यून करूं, ओमेगा को बदलूं, तो चाहे मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं या राइट की तरफ जाऊं, करंट कम होगा। तो यहां पर
हम एक टर्म यूज करते हैं कि ये जो आई नॉट बाय √2 हो गया, तो ये एक टर्म यूज करते हैं Q ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ये इधर डेल्टा ओमेगा या इधर डेल्टा ओमेगा, चाहे लेफ्ट लाएं चाहे राइट ले जाएं, जितने में करंट क्या हो जाता है, हाँ 1/√2 टाइम्स ओमेगा के वो चेंज करने पे, तो इससे जो ये आया सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। इट इज measure of sharpness of resonance, और ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है ओमेगा बाई XL या XC के बराबर आ जाता है, ओमेगा नॉट बाई XL के बराबर आ जाता है। वो XL भी क्या देखते हैं, एट रेजोनेंस, ये डिराइव होके आता है, रिजल्ट है। तो ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग समझो। सोचो यदि डेल्टा ओमेगा कम हुआ, 2 डेल्टा ओमेगा छोटा पार्ट हुआ तो ये चाकू की तरह शार्प हो जाएगा। नीचे वाला टुकड़ा, आप एक ग्राफ देखते हो ऐसा और एक देखते हो ऐसा, कौन सा ज्यादा शार्प है, 1 या 2? तो ये शार्पनेस वर्ड का मीनिंग पता है ना, चाकू के जैसा। तो चाकू के जैसा दोनों के लिए देखो, ओमेगा नॉट तो एक ही जैसा है, लेकिन डेल्टा ओमेगा जो आई नॉट बाई √2 ट्रू हुआ होगा, उसके डेल्टा ओमेगा नीचे वाले पहले वाले ग्राफ का ज्यादा मिलेगा, तो उसकी शार्पनेस क्या हो जाएगी, कम। वो जो वैल्यू आएगा क्यू का आ जाएगा वो कम। तो वो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो क्वालिटी फैक्टर जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इट डिस्क्राइब्स शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इफ Q is high then the resonance will be sharper। ठीक है, Q जो है किसका मेजर है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब ध्यान से देखना, Q को याद कर जाते हैं हम लोग ओमेगा नॉट बाई यदि XL, तो यार ओमेगा नॉट बाई XL कहें कि R बाई XL, मैं एक बार देखता हूँ, R बाई XL ओमेगा नॉट बाई XL। यार ये लास्ट वाला फॉर्मूला मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, R बाई से डैमेज जाएगा, एक बार चेक कर लें। ओमेगा नॉट L, वेट कर लो, और ओमेगा नॉट को क्या लिखते हैं, अंडर √LC इंटू L, ये कितना आ जाएगा, R अंडर √C बाई L, यहाँ चेक करना एक बार। और दूसरा एक बार देख लेते हैं, दूसरे से भी यही आएगा, R बाई XC, ओमेगा नॉट C R ओमेगा नॉट हो जाता है, अरे हाँ ओमेगा नॉट का वैल्यू तो याद आ रहा है, नहीं XC 1 बाई ओमेगा नॉट C नहीं होता, XC क्या लिखते हैं, याद करो तो थोड़ा सा, XC लिखते हैं 1 बाई ओमेगा C, तो 1 बाई ओमेगा नॉट C, R C ओमेगा नॉट, R C ओमेगा नॉट के बदले अंडर √LC, यही ना, चेक कर लो कितना आया, R अंडर √C बाई L, यही आया। अब सही है, तो पिछले पेज पे जाओ, उसमें करेक्शन कर दो। तो पिछले पेज पे हमने क्या लिखा, ओमेगा नॉट ना, उसको कर दो R नॉट बाई XL या XC जो लोगे, कहाँ का लोगे, वो लोगे R बाई XL, वो लोगे रेजोनेंस वाला। या और बेहतर है तो यही याद कर जाओ यार, जो डिराइव करके ले आए हैं, Q इक्वल्स टू R अंडर √C बाई L, इसे याद कर जाओ। Q equals to R under root C by L. Q equals to R under root C by L. Q equals to R under root C by L. सर उसमें कंफ्यूजन किसमें, Q वाले फैक्टर में, Q ऊपर वाला तो शार्प होगा, बट फिर आपको कैसे कम होगा, शार्प का पहले ध्यान से देख लो, ये जो फ्रैक्शन है ना, ओमेगा नॉट बाई 2 ओमेगा बैंड 2 डेल्टा ओमेगा,
अब यहाँ देखो ओमेगा नॉट, यदि दोनों डायग्राम जो मैंने आगे लिया है यदि सेम है, ओमेगा नॉट ये फ्रीक्वेंसी तो सेम है, पहले के लिए बैंड देखो और दूसरे के लिए बैंड देखो, तो दोनों के बैंड एक जैसे आएंगे क्या? आई नॉट बाई रूट 2 होने के लिए किसका बैंड का विड्थ छोटा आएगा? तो छोटा आएगा तो उसका क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्यू का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, मतलब वो ज्यादा शार्प, ज्यादा चाकू की तरह दिख रहा है, तो ज्यादा शार्प कहलाएगा। आर अंडर रूट सी बाई एल। क्वालिटी का मतलब क्वालिटी फैक्टर वर्ड आया है। यदि हम लोग कभी रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं तो वहाँ ट्यूनिंग के लिए ऐसा ही कोई सर्किट रहता है, रेजोनेंस पे एक खास फ्रीक्वेंसी से वो मैच करता है। तो तुम उसके डिटेल में जहां जाओगे वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बाद में पढ़ोगे, अभी वो वैल्यू कहाँ से आता है केवल उतना हमें देखना है। डिफाइंड है ये टर्म, क्या डिफाइंड है? क्वालिटी फैक्टर। ये किसके लिए है? शार्पनेस, कितना शार्प रेजोनेंस है। आप शार्प रेजोनेंस कह रहे हो एक खास पर्टिकुलर एल और सी के बराबर होने पर ऐसा हमें मिलेगा, उससे मैं थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट होऊंगा तो करंट का वैल्यू सर्किट में अचानक से कम हो जाएगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बाद जो यहाँ टॉपिक बचा हुआ है, यदि उसे भी देखते चले तो यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपने ध्यान से देखो, आपने एक लोहे का फ्रेम लिया और लोहे का फ्रेम लेने के पीछे कारण क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोई खासियत याद करके बताओ मुझे। वो क्या करता है? मैग्नेटिक लाइन को आसपास यदि कोई होता है तो उसको पकड़ के अपने पास लाता है। तो यदि यहाँ पर कोई लूप होता, याद करो, यदि केवल कोई लूप होता और लूप में हम कोई करंट देखते आई तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता, मैग्नेटिक फील्ड बनता, फील करना, इनके करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता वो ऐसे निकलता इधर नीचे जाता, हाँ नीचे जाता, नीचे कहा जाता यार, ऐसे देखो करंट यूं लूप में इधर करंट ऐसे आ रहा है सर। चलो यार कैसे वेट कर लो। हाँ उल्टा दे रखा है, देख लिया उस पे यार। देखो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला चेंज करो कॉपी पे। Q इक्वल्स टू हम लोगों ने लिखा है ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस डेल्टा ओमेगा XL बाई आर और C बाई आर, और यहाँ पर XL जो है वो है ओमेगा नॉट L या XC जो है वो है ओमेगा नॉट 1 बाई ओमेगा नॉट C, और ओमेगा नॉट क्या है? 1 बाई अंडर रूट LC। सॉल्व करके देखो क्या आ गया है? XL बाई आर, ये रूट L बाई C, 1 बाई आर रूट L बाई C, ये आया है, चेक कर लो। और इनको याद करना, याद नहीं तो मैं डिराइव करूंगा फिर आधे घंटे बर्बाद होगा मेरा। ये Q इक्वल्स टू 1 बाई आर अंडर रूट L बाई C। अच्छा यहाँ देखो, इस पे वायर आते हुए देखो, तुम लोग जो डायरेक्शन अब कहोगे ये 3 डायमेंशन में थोड़ा ठीक ठाक रहे। अब ये बताओ, यदि ऐसे करंट आ रहा है तब, यदि ऐसे करंट आ रहा है तो नीचे की तरफ, तो ये मेटल का तुमने फ्रेम ले लिया। मेटल के फ्रेम लेने पे क्या फायदा हुआ वो मैं बता देता हूँ। तो मेटल के जब आपने फ्रेम ले लिया है तो फायदा ये हुआ कि यहाँ जो मैग्नेटिक लाइन बने होंगे ना, ये जो मैग्नेटिक लाइन बने होंगे वो इसी मेटल में कबड्डी खेलने लगेगा। तो यदि इसमें आ गया ये मेटल, एक रॉड मेटल के कोर होने का कारण मेटेलिक कोर, तो अब यहाँ देखो, यदि यहाँ पर करंट होगा, इस करंट के कारण मैग्नेटिक लाइन बनेगा, और यदि ये इधर आप और एक लूप डाल दो, तो आप यहाँ जो 2 पॉइंट लेते हो, मान लो यहाँ पर आपने इनपुट दे दिया और वहां पर जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? आउटपुट। यहाँ ईएमएफ आएगा, ये कैसे दिमाग में आ रहा है कि जो इनपुट आपने दिया है वो आई बदलने वाला है, आई बदलेगा तो उधर जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है म्यू नॉट एन आई वाला वो बदलेगा, मैग्नेटिक लाइन बदलेगा, मैग्नेटिक लाइन बदलेगा तो दूसरे तरफ हमें फ्लक्स चेंज मिलेगा, लूप में फ्लक्स चेंज मिलेगा तो वहां ईएमएफ आ जाएगा। अच्छा यहाँ यदि मैं बैटरी लगा दूं
डीसी वाला पहले पार्ट में, नहीं मिलेगा। तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, d5/dt 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, लेफ्ट साइड में जो हम लिखेंगे E1 या E प्राइमरी, तो ये क्या लिख लेते, N1 dBA/dt, और दूसरी तरफ जो हम लिख रहे होते सेकेंडरी, वो सेकेंडरी क्या लिख लेते, N2 dBA/dt, क्योंकि वायर का फ्रेम एक जैसा यूनिफॉर्म है तो एरिया एक जैसा होगा, नंबर ऑफ टर्न केवल अलग अलग हमने लिया। अब यदि मैं बात करता हूं E प्राइमरी बाय E सेकेंडरी, तो हम डिराइव करके क्या ले आए, N प्राइमरी बाय N सेकेंडरी, N सेकेंडरी N प्राइमरी, N नंबर ऑफ टर्न यहाँ P और N नंबर ऑफ टर्न यहाँ S। तो नंबर ऑफ टर्न के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ टर्न जो है, अच्छा देखो इधर फ्लक्स देखो, φ1 क्या लिखोगे, N1 एक लूप में BA, N1 लूप में N1 BA, और उधर φ2 क्या लिखने वाले हो, तो φ2 लिखने वाले हो नंबर ऑफ टर्न N2, B वही है और A वही है, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड यूनिफॉर्म आर्म ये लिया है एरिया एक ही जैसा दोनों तरफ, और जितने लाइन निकल रहे हैं वो फेरोमैग्नेटिक कोर के कारण सारा का सारा लाइन इसी में घूम रहा है, मैग्नेटिक लाइन, और इसीलिए फ्लक्स जो है लिंक 100% आइडियल कंडीशन। तो आप जो देखते E1 माइनस d∅1/dt और उधर देखते E2 माइनस d∅2/dt, और उन दोनों को लेकर आप डिवाइड कर देते, यदि उनको डिवाइड कर देते तो E प्राइमरी बाई E सेकेंडरी क्या आ जाता, E प्राइमरी बाई E सेकेंडरी N1/N2 आ जाता, N1/N2 कह लो या N प्राइमरी बाई N सेकेंडरी कह लो, लेफ्ट साइड वाले को प्राइमरी कह देते हो, राइट साइड वाले को सेकेंडरी कह देते हो। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो मान लो इनपुट वोल्टेज है, घर में हमारे पास सप्लाई है 220 वोल्ट और हम मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं 5 वोल्ट पे, तो 220 को 5 करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा ही एक कॉइल ले लेंगे ट्रांसफार्मर, जो 220 एक तरफ लपेटा ज्यादा होगा एक तरफ लपेटा कम होगा, इधर लपेटा कम होगा उधर आउटपुट पोटेंशियल हमें कम मिल जाएगा। तो हम लोग जब हम इस इवेंट को देखते हैं तो इसी तरह के कंस्ट्रक्शन को कहते हैं ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में एडी करंट के कारण एनर्जी लॉस होगा, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर का ये एक मेटल का बड़ा कोर नहीं लेते, पतला पतला स्लाइस लेते हैं और उनको लेमिनेट करते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके ये फ्रेम बनाते हैं, जिससे कि एडी करंट के बड़े लूप ना बन सके, एडी करंट के बड़े लूप ना बन सके, और मटेरियल ऐसा रखते हैं जो 100% फ्लक्स लिंक होने में सहायता करे। अब ये ट्रांसफार्मर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये दो टाइप के हो गए, एक जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, जैसे पावर स्टेशन से घर तक जो हमारे भेजा जाता है शहर तक, देखते हो 20,000 वोल्ट वाला केबल, 40,000 वोल्ट वाला केबल, हाई वोल्टेज करके, जिससे एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मिनिमम हो। अब यदि मैं बात करता हूं कि घर के उतना वोल्ट सप्लाई कर देने पर क्या दिक्कत है, तो घर में उतना वोल्ट सप्लाई होने पर ये तो 220 वोल्ट पे भी हम लोग कहते हैं बारिश में भीगे हुए हो तो वोल्ट को छूने से पहले थोड़ा सावधान रहो कहीं करंट ना आया, तो 220 वोल्ट के बदले 20,000 वोल्ट रहेगा, तो वो ये जो बैड कंडक्टिंग आप देख रहे हो लकड़ी वकड़ी, वो गुड कंडक्टर जैसा बिहेव कर सकता है हल्का भी भीगने पे। क्यों, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज हमारे लिए हैजार्डस हो जाता, हम मर सकते थे, तो एक खास लेवल किया गया जिसमें ज्यादा खतरा ना हो। तो हाउस होल्ड सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट। रेलवे में जो सप्लाई है, रेलवे के भीतर जो बॉगी में बल्ब जल रहा होता है वो 110 वोल्ट का है सप्लाई, जिससे कि जो समझदार नागरिक हैं, भारतीय संपत्ति अपनी संपत्ति, तो घर में ले जाएंगे 110 वोल्ट वाला बल्ब रेलवे से निकाल के, और घर में सप्लाई है 220 वोल्ट का, तो बचेगा या फूक जाएगा, बचेगा तो फूक जाएगा, तो बचेगा तो फूक जाएगा, तो उसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 बल्ब लगा लीजिए सीरीज में, तो नहीं फूकेगा, लेकिन जिसके पास इतना अकल होगा वो चोरी क्यों करेगा, वो तो इंजीनियर बन गया। तो भारतीय रेल जगमगाती दिखती है, उसके पीछे कारण है 110 वोल्ट। यदि 220 वोल्ट वाला बल्ब रहता, वो बल्ब पंखे सारे भारतीय संपत्ति अपनी संपत्ति है, घरों में जगमगा रहे होते। तो ठीक है, तो ये आपने ट्रांसफार्मर दो तरह के देखे, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन।
और एक पॉइंट और मैं बता दूं कि आप जब कहानी पका रहे हैं ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ पावर टर्म भी आएगा। और आइडियल ट्रांसफार्मर जब आप बनाएंगे तो पावर जो इनपुट का होगा और पावर जो आउटपुट का होगा वो लगभग एक जैसा होना चाहिए। तो लगभग एक जैसा होना चाहिए, तो पावर के लिए आप क्या लिखने वाले होगे? तो चलिए मैं पावर के लिए लिख रहा हूं, पावर इन इक्वल्स टू पावर आउट। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आई प्राइमरी इंटू वोल्टेज प्राइमरी इक्वल्स टू आई सेकेंडरी इंटू वोल्टेज सेकेंडरी। आई भी जो है ये सेम हो गया। तो आपके पास यहाँ पर इन सब को मिला जुला करके क्या रिलेशन मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। V यहां से रिलेशन क्या आ गया अपने पास, उसे चेक कर लीजिए। V प्राइमरी बाय V सेकेंडरी N प्राइमरी बाय N सेकेंडरी, ये पहले से था, और ये हो जाएगा I सेकेंडरी बाय I प्राइमरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी का ये भाई भतीजा वाला रिलेशन आ गया। सर मैं तो दोनों भूल जाऊंगा, तो दोनों भूल जाऊंगा तो फिर से देखो, यहां से देखो, ये E1 बाई E2 याद आ गया, वो d∅1 बाई dt अपॉन d∅2 बाई dt वाला आइडिया याद आ जाएगा, और ये हो जाता था N1 बाई N2। और पावर के लिए याद आ जाएगा E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2। और अब फिर आ जाइएगा आप इन दोनों को लेके, E1 बाई E2, N1 बाई N2, और ये I2 बाई I1। ये ट्रांसफार्मर में ये ध्यान रखिएगा। अब सोचो यदि कभी इफिशियंसी पूछ दे, इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कहते ही क्या दिमाग में आता है, P आउट बाय N इंटू 100। सिंपल सी बात। तो आज 99% इफिशियंट ट्रांसफार्मर बनाना पॉसिबल है, 99.4, 99.5, 100% तो कुछ नहीं होता दुनिया में। अब एनर्जी लॉस कहाँ हो सकता है, या पावर ये बराबर कब नहीं मिल सकते? तो हमने क्या माना है कि पहले वायर में जितने मैग्नेटिक लाइन गुजरे बने वो सारे दूसरे लूप से गुजरे, तो ऐसा कभी कभी नहीं होता है, तो उससे जो एनर्जी लॉस होता है उसे कहते हैं फ्लक्स लीकेज। दूसरा, आप हमिंग नॉइज सुनते हो ट्रांसफार्मर के बगल में खड़ा होकर के, तो वो भी साउंड के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है। तीसरा, एडी करंट, कुछ ना आपने लूप छोटा किया फिर भी होगा, तो मेटल में बार बार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव के कारण करंट आएगा, एडी करंट, उसके कारण हीट डेवलप होगा, एडी करंट लॉस होता है वहां। जो वायर है लपेटा मारा आपने, उस वायर में करंट गुजरेगा, तो उस वायर, वो तो कॉपर का वायर आपने लिया हुआ है, उसमें भी तो हीट डेवलप होगा, वो कॉपर लॉस कहलाएगा। एक तो हो गया एडी करंट लॉस, वो कोर में होगा, और एक कॉपर लॉस हो गया, वो कॉपर की वायर की जो बाइंडिंग आपने की है। एक फ्लक्स लीकेज वाली लॉस हो गई। ये इस तरह की लॉसेस ट्रांसफार्मर में हमें देखने को मिलता है। और एक टर्म मिल जाता है चोक कॉइल, एक टर्म मिल जाता है इस चैप्टर में, चलते चलते कहीं दिख जाए तो घबराना नहीं, चोक कॉइल। चोक कॉइल केवल इंडक्टर है, बस इतना ध्यान रखना। आप मान लो एक बल्ब जलाना चाहते हो, बल्ब की रेटिंग है कि ये जो है 200, ये केवल 110 रेलवे स्टेशन से, वो रेलवे डब्बे से निकाल के लाए 110 वोल्ट वाला ये, और इसको तुम चलाना चाहते हो घर में। और जब ऐसे सप्लाई लिखेंगे, आगे के लिए भी ध्यान रखना, जब कहता हूं 220 वोल्ट की सप्लाई का मतलब ये आरएमएस वैल्यू दे रहा हूं। अब आप 110 वोल्ट वाला बैटरी उठा करके ले आए, वो सॉरी 110 वोल्ट रेटिंग वाला बल्ब उठा करके ले आए रेलवे स्टेशन से जाके, अब डब्बे में से निकाल के, तो अब कैसे चलाओगे? तो आप तो अक्लमंद हो, तो बगल में एक रेजिस्टेंस डाल के पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करोगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो रेजिस्टेंस लगाओ, या इंडक्टर लगाओ, या फिर कैपेसिटर लगाओ। सर मैं तो डीसी में भी पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए कैपेसिटर लगा देता, भाई बल्ब बंद हो जाती, कुछ देर के बाद बैटरी चार्ज हो जाता, फिर करंट क्यों गुजरता। लेकिन एसी में तीनों ऑप्शन आपके पास काम करेंगे, तो कौन सा लगाना ठीक रहेगा? तो पावर लॉस मिनिमम किसमें देखा है, जब फेज डिफरेंस पाई का हो, तो पाई/2 का, वो या तो इंडक्टर में होता था या कैपेसिटर में, तो रेजिस्टेंस नहीं यूज करते पोटेंशियल ड्रॉप लाने के लिए। तो इंडक्टर जब ऐसा काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं चोक कॉइल, CHOKE, या जो भी है स्पेलिंग देख लें। सर बस, सर बस ठीक है, बस आज के लिए मात्र इतना है। आपका एसी का 99% समापन हो गया। 0.1% एडवांस वाला सुपरपोजिशन ऑफ SHM का कंसेप्ट मैं और किसी दिन बता दूंगा।
सर अगली क्लास में सर। हाँ नहीं, अगले क्लास में तो नया टॉपिक रहेगा, मॉडर्न। ठीक है, अभी के लिए मात्र इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, बाय, थैंक यू। क्या कह रहे हो? इंडक्टर में कितने का फेज डिफरेंस आता है अकेला इंडक्टर में, वोल्टेज और उसके करंट के बीच में? तो एवरेज पावर लॉस कितना दिखते हो तुम? 0 जीरो नहीं यार, एवरेज पावर लॉस इंडक्टर में कितना होता था, कैपेसिटर में कितना होता था? तो तुम यहाँ रेजिस्टेंस लगाओगे तो पावर लॉस ज्यादा मिलेगा, यदि इंडक्टर और वो कैपेसिटर लगाओगे तो पावर लॉस कम होगा। इसीलिए जब हमें वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करना हो तो हम इंडक्टर चुनते हैं, और उस इंडक्टर का ऐसा जब एप्लीकेशन होता है तो उसे चोक कॉइल कहते हैं। ट्यूबलाइट में यही चोक कॉइल रहता है, इंडक्टर सिंपल। ठीक है।